हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजनी सिंह एंड वेलकम टू उन्नति स्टडी अकेडमी। आज हम फिर से लेकर आए हैं यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी लिटरेचर का हम यूनिट 1 कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ा था। ये वीडियो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के लिए है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। लौकिक संस्कृत एक तरफ व्याकरण का आधार पाकर अपने निश्चित रूप में स्थिर हो गई। लौकिक संस्कृत हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जब हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं कर रहे थे। इसमें दो हमने उसकी रूप पढ़े थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। तो ये उसी संस्कृत की बात करी गई है। एक तरफ व्याकरण का आधार इसको पाकर निश्चित रूप में ये स्थिर तो हो गई थी, और दूसरी तरफ लोक भाषा तेजी से विकसित हुई। लोक भाषा मतलब जन की भाषा, जो लोग वहाँ के जन साधारण की जो भाषा होती, जैसे कि आर्य भारत के अंदर आए तो उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो भाषा थी वो विकसित हो गई, इसीलिए वो भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में जानी गई। इसी विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक भाषा का भी एक विकास हुआ, और उसका काल क्या था? 500 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया इसका काल। किसका? प्राकृतिक भाषा का। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के 3 रूप स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। 3 रूप कौन कौन से हैं? पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश। बेसिक रूप से हम मध्यकालीन भारतीय भाषाओं में हम इसके अंदर पढ़ेंगे, भाषाओं के 3 रूप पढ़ेंगे, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश, और इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो 3 रूपों में इसको विभाजित किया गया, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश में। ठीक है। अब पाली क्या था को देख लेते हैं। ये प्राकृतिक का प्रारंभिक रूप है। प्राकृतिक भाषा का जो क्या है? प्रारंभिक रूप है, जिसका समय क्या था? 500 ईस्वी पूर्व के प्रथम शताब्दी के प्रारंभ तक इसको माना गया है। और इसकी उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों में भेद रहे हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, सबके अलग अलग मत हैं। तो इसका कुछ कहना नहीं उचित है, क्योंकि संस्कृत की जो उत्पत्ति है वो प्राकृतिक से हुई है। ठीक है, संस्कृत की उत्पत्ति किससे मानी गई है? प्राकृत से मानी गई है। एक अन्य मत के अनुसार संस्कृत के समानांतर लोक भाषा से इसका उद्भव हुआ। जैसे कि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं, इसी प्रकार एक मत के अनुसार लोक भाषा से इसका उद्भव माना गया है। इसमें प्रथम मंतव्य अधिक उपयुक्त लगता है। अब इसमें हम बात कर रहे हैं किस चीज की? पाली की व्युत्पत्ति की बात कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों द्वारा अपने ढंग से विचार प्रस्तुत किए गए हैं, और वो विचार क्या हैं चलिए देख लेते हैं। जैसे कि भिक्षु सिद्धार्थ के अनुसार पाठ और पाली क्या है? पाठ पाली। भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार, आचार्य विधु शेखर के अनुसार, और डॉक्टर मैक्स वेल्सन के अनुसार। ये कुछ विद्वानों के नाम है जिनके द्वारा इसको दर्शाया गया है। विशेषता है इसमें रि, ए, औ, श और श तथा विसर्ग आदि वैदिक ध्वनियां लुप्त हो गई थी। वैदिक ध्वनियों के बारे में मैंने बताया था। वैदिक ध्वनियां कितनी थी? वैदिक ध्वनियां मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। वैदिक ध्वनियां थी हमारी 50। ये पॉइंटर से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, मैं वैसे बता देती हूँ। वैदिक ध्वनियां थी 52, और लौकिक ध्वनियां थी हमारी सिर्फ 8। ठीक है, लौकिक ध्वनियां कितनी थी? 8 थी। लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने। तो पाली में प्राय संस्कृत की ए ध्वनि ए हो गई, और ओ ध्वनि जो है वो ओ हो गई। यानी कि जैसे हम लिखते हैं कैलाश, कैलाश। ठीक है, दोनों में क्या हुआ? जो ए ध्वनि वाले वर्ड थे जैसे कि कैलाश, वो क्या हो गए? ए हो गए, बड़ी मात्रा वाले हो गए, यानी कि कैलाश। इस तरीके से इसका विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। इसमें विसर्ग संधि नहीं है, द्विवचन की व्यवस्था नहीं है, बालाघात का प्रयोग होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें आप जिसे डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक, इसे द्वितीय प्राकृतिक और इसे द्वितीय प्राकृत और साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। द्वितीय प्राकृत
किसको? प्राकृतिक को कहते हैं द्वितीय प्राकृत और साहित्य प्राकृत भी कहते हैं। इसका काल प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक है। विभिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हो गए। जैसे जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं वहां पे इसके रूप भी विकसित होते रहे। मागधी की बात करते हैं। इसका विकास मगध के निकटतम क्षेत्र में हुआ था, यानी कि मगध के जो आसपास के क्षेत्र थे उसमें हुआ, और इसमें कोई साहित्यिक कृति का उपलब्ध नहीं थी। इसके अंदर साहित्यिक कृति नहीं पाई गई थी इसमें। और इसकी विशेषताएं क्या थी? स का रूप हो जाता है क्या? यथा सप्त। ठीक है, इसमें रा का ल हो जाता है, यथा पुरुष पुलिश इसको बोलते हैं, और जा के स्थान पर य हो जाता है। इसकी विशेषताएं हैं। अर्धमागधी। अब अर्धमागधी देखते हैं। यह मागधी तथा शौरसेनी के मध्य बोली जाने वाली भाषा है। मागधी और शौरसेनी जो भाषाएं हैं उनके बीच की ये भाषा है, जो उन दोनों के मध्य बोली गई है, उस भाषा को क्या बोलते हैं? अर्धमागधी। ये जैन साहित्य की भाषा थी। भगवान महावीर के उपदेश इसी में है। भगवान महावीर के उपदेश आपने पढ़े होंगे, उनके बारे में जाना होगा। तो उनकी जो भाषा है, महावीर के जो उपदेश हैं वो इसी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अर्धमागधी भाषा में है। अब विशेषताएं इसकी हैं। इसमें श, स और स के लिए केवल स का प्रयोग होता है। जैसे ये 3 वर्ण दिए हुए हैं, श और ये श षटकोण और स, इनके लिए सिर्फ क्या होता है? स का प्रयोग होता है बस। जैसे शावक को हम शावक लिखते हैं ना, शावक, वैसे इसको सावक ही लिखेंगे। ये इन तीनों वर्णों का जहाँ पर भी लिखित उपयोग है, जहाँ पर भी इसका उपयोग हो रहा है, उनकी जगह पे हम क्या लिखेंगे? सिर्फ स का प्रयोग करेंगे, जिस तरीके से ये इसमें बताया गया है। इसमें दंत ध्वनियां मूर्धन्य हो जाती है, जैसे कि स्थिर, कुठित। ठीक है। शौरसेनी, ये मध्य की भाषा थी। शौरसेनी क्या थी? मध्य की भाषा थी। इसका केंद्र मथुरा था, मध्य में थी ये, और केंद्र क्या था इसका? मथुरा था। नाटकों में स्त्री पात्रों के संवाद इसी भाषा में होते थे। जैसे नाटक होते थे उसमें जो स्त्री पात्र होते थे, यानी कि स्त्रियों के रूप में जितने भी पात्र होते थे, जो भी नाटक के रूप में भूमिका निभाई जाती थी स्त्रियों की, उसमें क्या था? उसके जो संवाद थे वो शौरसेनी भाषा में ही होते थे। दिगंबर जैन से संबंधित धर्म ग्रंथ इसी में रचे गए। अच्छा, दिगंबर जैन की बात हो रही है, जैन धर्म की बात हो रही है। उनमें जो उनके जो धर्म ग्रंथ थे वो शौरसेनी भाषा में ही लिखे गए थे। उनकी विशेषताएं क्या है? श का कख हो जाता है, जैसे कि इसमें दिया गया। ध्वनियों के बारे में बताया गया। इसमें ना ध्वनियां हो जाती थी, यथा इसमें आत्मनेपद लगभग समाप्त है, केवल परस्मैपद मिलता है। अब इसमें आत्मनेपद और परस्मैपद की बात कही गई है, तो आत्मनेपद क्या है और परस्मैपद क्या है? आत्मनेपद क्या है? आत्मनेपद क्या होता है? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो। किनका? जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर पड़ता हो उन्हें आत्मनेपद कहते हैं। ठीक है। और परस्मैपद क्या होता है? परस्मैपद होता है जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर अन्य कर्म पर पड़ता हो, किसी और कर्म पर पड़ता हो, उसे परस्मैदिपद कहते हैं। ठीक है। तो ये अच्छे से एक्सप्लेन करा मेरे को, मैंने आपको समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपभ्रंश भाषा की बात करते हैं। अपभ्रंश क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है विकृत या भ्रष्ट। विकृत यानी कि अलग अलग। ठीक है, या इसको भ्रष्ट भी बोल सकते हैं शाब्दिक अर्थ में। इसका प्राचीनतम रूप जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, उसमें इसका प्राचीनतम रूप मिलता है, यानी कि पुराना रूप मिलता है, पहले के टाइम में जैसे होता था वैसे। कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ पद मिलते हैं। कालिदास का नाटक है कौन सा? विक्रमोर्वशीय। ठीक है, इसके चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कुछ पद हैं, तो आप देखेंगे, पढ़ेंगे आप तो आपको मिलेंगे उसमें। अपभ्रंश में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं थी। कौन कौन सी? विद्यापति की कृति, कीर्तिलता, अर्धमानकृत संदेश, रासक आदि। कीर्तिलता और अर्धमानकृत संदेश, रासक आदि। ठीक है। इसका समय कितना था? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। किसका? अपभ्रंश का समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, किंतु इसमें कुछ रचनाएं हैं जो 14वीं और 15वीं शताब्दी तक होती रही हैं।
तो इसका समय आपको याद करना है। इसका समय कितना है? 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक। और इसकी जो कुछ रचनाएं जो इसमें ऐड हुई थी वो कब हुई थी? 14वीं और 15वीं शताब्दी तक इसकी रचनाएं जो हैं वो इनमें होती रही हैं, कुछ रचनाएं जो हैं। री ध्वनि लेखन में भी उच्चारण में लुप्त हो गई। जैसे री ध्वनि, जैसे हम री से ऋषि लिखते हैं, इसका जो लेखन था, इसका जैसे हम अभी लिखते हैं ऋषि ऋषि, तो उस टाइम में क्या था, किस समय की बात हो रही है? अपभ्रंश के टाइम में, यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की बात हो रही है। उसमें क्या था कि इसका जो लेखन में था, उस लेखन में री ऋषि तो ये लिखते थे, लेकिन इसका जो उच्चारण थे, उच्चारण में वो लुप्त हो गई थी, यानी कि छिप गई थी। श और श के स्थान पर प्राय सा का प्रयोग होता था। ये मैंने अभी आपको बताया कि तीनों वर्णों की जगह पे सिर्फ सा का ही प्रयोग होता था। माँ के स्थान पर वन ध्वनि होती थी, और ये भी मैंने बताया अभी, छ क्षत्रिय के स्थान पर कख हो जाता था। ठीक है। नपुंसक लिंग और द्विवचन लुप्त हो चुके थे इसमें, और इसमें तद्भव शब्दों की बहुलता मिलती है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? अब दो शब्द होते हैं ना, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द कौन से होते हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? अब मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसको। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड थर्ड क्लास का ये मैंने पूछा है, सेकंड थर्ड क्लास में भी होता है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। अब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इसको। अगर नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। हमने इसमें क्या पढ़ा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं को मैंने इसमें एक्सप्लेन करा है, कौन कौन सी हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और इनका समय और काल कितना था, इस वीडियो में हमने वो समझा। वीडियो इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का करेंगे, हिंदी लिटरेचर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।